Very good morning to all the delegates and participants of this online session. Myself, Dr. Manushi Shrivastava. I'm Associate Professor in Department of Community Medicine, Institute of Medical Sciences, BHU, and my area of specialization is in medical sociology. Today, I'm feeling privileged to get this opportunity to interact with such a huge gathering, learned gathering, as I got the feedback of this group. And it's really a new experience for me too, to interact with you all through this online lecture. The topic that is given to me to interact with you all is all about health education, स्वास्थ्य शिक्षा पे मुझे चर्चा करने के लिए आपसे कहा गया है। और ये विषय मुझे बेहद अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पिछले 10-12 सालों में समझ में आना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करना भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम है। तो मैं स्वास्थ्य शिक्षा पे अपनी चर्चा शुरू करूं, इससे पहले मैं एक बार आपसे एक छोटा सा अपना एक सोच साझा करना चाहती हूं कि आमतौर पे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम इससे पहले कि हम बात करें कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है या स्वास्थ्य शिक्षा होता क्या है, हेल्थ एजुकेशन क्या है, इससे पहले यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा उद्देश्य शिक्षा का एग्जैक्टली क्या है, तो यदि मैं अपनी समझ आपसे शेयर करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र में हम दें, किसी भी विषय के संदर्भ में हम बात करें, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान में वृद्धि, व्यवहार में बदलाव और अपने क्रियाकलापों में उन व्यवहारों के अनुरूप सकारात्मक तरीके से यदि हम किसी तरीके का बदलाव कर पाते हैं तो बेसिकली शिक्षा का जो अहम उद्देश्य है वो पूरा होता है। इसी तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन भी एजुकेशन से अलग नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम हेल्थ एजुकेशन में बेसिकली हेल्थ से कंसर्न्ड इश्यूज जो है, चाहे वो हमारे रहने का तरीका हो, चाहे हमारे खान पान का तरीका हो, चाहे हमारे उठने बैठने का तरीका हो, चाहे हमारे सोने जागने और हमारे आम दिनचर्या के विषय में हो, चाहे हमारे साफ सफाई से संबंधित हो, चाहे हमारे पोषण तत्वों के ग्रहण करने से संबंधित हो, या हमारे आम व्यवहार से संबंधित हो, हमारे आम दिनचर्या से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, उससे संबंधित जो कुछ भी शिक्षा हम देते हैं इस ज्ञान में वृद्धि के लिए, अपने सोचने के तरीके में बदलाव के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ अंततः जो फाइनल गोल हमारा होता है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में बदलाव, वो व्यवहार में बदलाव यदि हम इस ज्ञान और इस सोच में बदलाव, सकारात्मक बदलाव के तहत करें तो इसे हम बेसिकली स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य परिभाषा जिसे हम यदि कहें तो आम शिक्षा को यदि हम परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, उनकी भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कराता है, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते हुए व्यवहार को सुझाने और व्यवहार में बदलाव के जो तरीके हैं वो बेसिकली हमारा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है। यदि हम इसे और क्लियर करना चाहें तो बेसिकली हम स्वास्थ्य शिक्षा में ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसे एडवाइजेस देते हैं जो कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। यदि हम बहुत सिंपल बोलचाल की भाषा में यदि बोलें, हेल्थ एजुकेशन को डिफाइन करें तो हेल्थ एजुकेशन इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस रिलेटेड टू हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा क्षेत्र है। हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे रहने उठने बैठने
व्यायाम, रहन सहन, आराम का तरीका, काम का तरीका, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ एजुकेशन के उसमें, एक तो ये कि हम इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं, किस लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन करने के लिए। साथ ही साथ हम नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और बिहेवियर में परिवर्तन ला रहे हैं। हमारा कुछ नॉलेज था हेल्थ के कंटेक्स्ट में, हम स्वास्थ्य शिक्षा दिए, इंफॉर्मेशन दिए, हमारे नॉलेज में वृद्धि हुआ। नॉलेज में वृद्धि होना ही सब कुछ नहीं होता है तब तक जब तक हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे भावनाओं में बदलाव ना हो उस जानकारी के अनुरूप। तो दूसरी चीज होती है हमारे एटीट्यूड में बदलाव। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, हम सबको पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन क्या ये जो लोग नशा करते हैं, क्या उनको ये जानकारी नहीं है? जानकारी है, जानते सब लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को जस्टिफाई करते हैं किसी भी तरीके से। तो ये हमारा एटीट्यूड है। हम जानते तो हैं कि ये हानिकारक है, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये है कि हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो लेते हैं, बहुत पहले से ले रहे हैं तो इसलिए अब छोड़ना मुश्किल है, या हम लेते रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में लेते हैं, जो शायद हमारे हिसाब से हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो हमारा सोच है, ये हमारा बेसिक एटीट्यूड है। चलिए, एटीट्यूड की बात हो गई। हो सकता है हमारा नॉलेज अच्छा हो, शायद एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए हम नॉलेज अच्छा हुआ और एटीट्यूड भी हमारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसके बाद भी हम इस बात पे बिल्कुल पुख्ता नहीं कह सकते हैं कि यदि हमारा एटीट्यूड सकारात्मक हो गया हमारे नॉलेज के बढ़ने के साथ, तो हमारा व्यवहार भी बदल ही जाएगा। तो हेल्थ एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंफॉर्मेशन और एडवाइस तो देना है ही, साथ ही उस इंफॉर्मेशन, उस एडवाइस के अनुरूप हमारे एटीट्यूड, हमारे स्किल और फाइनली हमारे बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को पुख्ता करना, पक्का करना, उसको सकारात्मक दृष्टि से सही करना, या जो होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उस हिसाब से इंडिविजुअल और कम्युनिटी के व्यवहार में बदलाव हो। इसे हम बेसिकली हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। ठीक, यदि हम आगे चलें इसी क्रम में, तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एक एरिया है स्पेसिफिकली जिसको अब कम्युनिटी मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, और कम्युनिटी मेडिसिन ही डिपार्टमेंट है हमारा जिसमें मैं आज अभी कार्यरत हूँ। इसमें जेई पार्क एक बहुत अच्छे ऑथर जिन्होंने मेन टेक्स्ट बुक्स प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की लिखी हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कभी उसको पढ़ा हो और देखा हो और उसके कंटेंट को समझने की कोशिश की हो। तो जेई पार्क ने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही सरल तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्यों पे अपना वक्तव्य दिया है। और उन्होंने लिखा है कि जो पहला उद्देश्य होता है हेल्थ एजुकेशन का, उसका उद्देश्य होता है लोगों को जानकारी देना या स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना। यदि उसको बहुत शॉर्ट में कहें तो इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को जागरूक करना, लोगों को इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म किस कंटेक्स्ट में करना? हेल्थ के कंटेक्स्ट में करना। यदि हम इन जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एजुकेशन है, यदि हम स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन देते हैं तो उसे हम हेल्थ एजुकेशन ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को जागरूक बनाना या जानकारी देना। ठीक, यदि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं तो वो हेल्थ एजुकेशन है। ठीक, दूसरा उद्देश्य हेल्थ एजुकेशन का यदि हम आपको बताएं तो लोगों को प्रेरित करना। भाई, हमने जानकारी दे दिया, लेकिन महज जानकारी देने से वो प्रेरित हो गए उस काम को करने के लिए या उस तरफ सोचने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब उनको जानकारी देना पहला उद्देश्य है, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना कि वो इस जानकारी के अनुरूप अपनी भावनाओं और अपने सोच में बदलाव लाने की कोशिश करना शुरू करें। ये दूसरा उद्देश्य है जिसको हम कहते हैं मोटिवेटिंग पीपल। ठीक, तीसरा जो उद्देश्य हेल्थ एजुकेशन का है वो है कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देना या वांछित आदतों का विकास करना, यानी गाइडिंग इनटू एक्शन। मान लीजिए हमें कोई जानकारी है,
हमारे भावनाओं में उस जानकारी के अनुरूप व्यवहार में बदलाव करने की चेतना भी जागृत हुई, लेकिन जब हम उसको व्यवहार में लेना शुरू किए तो हमें कुछ परेशानियां महसूस हुई। अब उन परेशानियों का जब तक उचित निवारण नहीं होगा, या उन परेशानियों के निवारण में जब तक हमें कोई सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक शायद हम उसे व्यवहार के स्तर पे नहीं ला पाते हैं। ये थर्ड उद्देश्य है हेल्थ एजुकेशन का, जिसे हम यदि इंग्लिश में कहें तो गाइडिंग इनटू एक्शन कहते हैं। किसी को उस जानकारी जो हमने दिया स्वास्थ्य से संबंधित, और दूसरे स्तर पे हमने उनको प्रेरित किया कि इस जानकारी के हिसाब से वो अपनी भावनाओं और सोच में बदलाव करें, और भावनाओं और सोच में बदलाव करने के साथ साथ वो अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करें। ये बेसिकली तीसरा उद्देश्य है हेल्थ एजुकेशन का, जिसे हम गाइडिंग इनटू एक्शन कहते हैं। तो एक बार फिर से यदि हम इसे पुनः रिवाइज करें तो 3 उद्देश्य हैं हेल्थ एजुकेशन के। पहला उद्देश्य है इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को जानकारी देना। स्वास्थ्य के संबंधित यदि जानकारी देते हैं तो उसे हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। दूसरा है कि हम लोगों को प्रेरित करें। यदि स्वास्थ्य के बारे में वांछित दृष्टिकोण का विकास करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं तो हम इसे कहते हैं सेकंड उद्देश्य, दैट इज मोटिवेटिंग पीपल। और जो तीसरा उद्देश्य है वो है गाइडिंग इनटू एक्शन, यानी कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देना। यानी स्वास्थ्य से संबंधित यदि हम वांछित आदतों के विकास के लिए उनको दिशा निर्देश देते हैं तो ये हमारा तीसरा उद्देश्य होता है हेल्थ एजुकेशन का, जिसे हम गाइडिंग इनटू एक्शन कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई कि हेल्थ एजुकेशन है क्या और उसके मुख्य उद्देश्य क्या। ये भी साथ में समझने की जरूरत है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप लोगों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ा इसे। यानी निश्चित ही बहुत अहम मुद्दा है जिसको हम आप सभी को समझना और एक दूसरे के साथ साझा करना जरूरी समझ में आता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो यदि मैं स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को, हालांकि महत्व तो बहुत सारे हैं, यदि हम उसके कुछ मुख्य महत्व को आपके साथ साझा करना चाहें तो जो 3 या 4 मुख्य महत्व है स्वास्थ्य शिक्षा के, जिसमें सबसे पहला है यह शिक्षा परिवार व समाज के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज व आदतों के महत्व के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करता है। पहला चीज, शिक्षित परिवार व समाज में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज। स्वास्थ्य अच्छा हो और रीति रिवाज हमारे सुरक्षित हो। हम रीति रिवाज के बारे में अभी आपसे बात करते हैं आगे हमारे इसी वक्तव्य में, कि रीति रिवाज कई बार हमारे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से, या मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हमारे रीति रिवाज खराब है। मुद्दा खराब या अच्छे का नहीं है, मुद्दा ये है कि वो कहीं हमारे स्वास्थ्य को जाने अनजाने नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो परिवार व समाज को अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज व आदतों के महत्व के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहला उद्देश्य या पहला महत्व। दूसरा, लोगों को या विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के साथ जुड़ी जानकारी व उसके क्षेत्रों के बारे में बताता है, वह शिक्षित करती है इस बारे में। स्वास्थ्य शिक्षा इस बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं या विद्यार्थियों को इस बारे में लोग शिक्षित करते हैं कि मुख्यतः सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो दूसरा महत्व है वो ये है कि पहले हम ये तो समझें कि सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं और उसका उचित निवारण या निस्तारण कैसे किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य परक व अच्छी आदतें डालने के रुझान को उत्साहित करती है। हमारे अंदर ये जागरूकता और ये उत्साह तो हो कि हम अच्छी आदतों को डालें। अच्छी आदतें मतलब जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करें। तो तीसरा उद्देश्य जो स्वास्थ्य शिक्षा का है वो हमारे अंदर स्वस्थ रहने या स्वास्थ्य परक व अच्छी आदतें डालने के प्रति उत्साह पैदा करना है। तो यदि हम जानकारी नहीं है तो हमारे अंदर स्वस्थ रहने की इच्छा के प्रति कोई उत्साह
नहीं होगा। जब हम जागरूक होंगे कि भाई हमारा साफ सफाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या हमारा व्यक्तिगत साफ सफाई क्यों इंपॉर्टेंट है, या हमारा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, या हाइजीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या बैलेंस डाइट होता क्या है, संतुलित आहार होता क्या है, हम संतुलित आहार जानेंगे, समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, तब तो हम उसे हासिल करने का कोशिश करेंगे, तब तो हम उसे अपने खाने पीने के तौर तरीके में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम संतुलित आहार नहीं जानेंगे, जब तक हम संतुलित आहार के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर उसको पाने की उत्साह होगी नहीं। तो तीसरा जो उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा का है वो मुख्यतः है अपने अंदर उत्साह पैदा करना, लोगों के अंदर उत्साह पैदा करना कि वो स्वास्थ्य परक व अच्छी आदतें डालें। और चौथा है जैविक, सामाजिक व शारीरिक विज्ञान में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के कई स्रोतों को संगठित करती है स्वास्थ्य शिक्षा। यदि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा ही आइडियल डेफिनेशन हेल्थ का दिया है और कहा है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बीमारी ना होने का मतलब आप स्वस्थ हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आज हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या आप स्वस्थ हैं। बीमारी का ना होना ये कहीं भी नहीं सिद्ध करता है कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ होने का क्या मतलब है? तो स्वस्थ होने का मतलब है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो, मेंटल मतलब आप साइकोलॉजिकली स्वस्थ हो, और सोशल मतलब आप सामाजिक तौर से भी स्वस्थ हो। तो अब मैं आपको इन तीनों ही शब्दों का महत्व अपने स्वस्थ रहने की परिभाषा में समझाऊं। यदि फिजिकल हेल्थ तो हम सब समझते हैं, भाई हमें कहीं दर्द नहीं है, कहीं हमारे किसी ऑर्गन का फंक्शन गड़बड़ नहीं है, कहीं हमारा कोई पार्ट अंग भंग नहीं है, हमारे सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमें कहीं दर्द नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, इस तरीके की एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो हम फिजिकली हेल्दी हैं। पहला पार्ट हो गया। फिजिकल हेल्थ के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है साइकोलॉजिकल हेल्थ। भाई हम फिजिकली तो बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है। हम बड़े तनाव में हैं, बहुत चिंता है, हम किसी से बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम डिप्रेशन के स्टेट में हैं, या हम बहुत एंशियस हैं, या हम बहुत गुस्से में हैं, या हम बहुत नाखुश हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ है। तो यदि साइकोलॉजिकल हेल्थ भी सही नहीं है तो हम उसे अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते हैं। और तीसरा आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ का, जिसमें हम कहें कि आप फिजिकली तो हेल्दी हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हेल्दी होने के साथ साथ सोशल हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे अपने रिलेशंस, हमारे अपने रिलेशन अपने परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे अपने रिलेशन अपने सहकर्मियों के साथ, हमारे अपने रिलेशन अपने मित्रों के साथ, हमारे अपने रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ, हमारे अपने रिलेशन हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ जीवन में कभी ना कभी हमें संपर्क स्थापित करना पड़ता है। उन सभी के साथ यदि हमारा व्यवहार संतुलित है, यदि हमारे संबंध सही हैं, यदि उनके साथ हम मिलजुल कर काम करने की क्षमता रखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा सोशल हेल्थ सही है। तीनों ही हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ भी, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी और सोशल हेल्थ। तो ये जो चौथा उद्देश्य हेल्थ एजुकेशन का है वो उसी बात पे ध्यान दिलाता है कि जैविक यानी बायोलॉजिकल, फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल, और शारीरिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, इन तीनों साइंस को एक साथ संगठित करके हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के कई स्रोतों को वो मिला के हमें जो संगठित रूप में शिक्षा देता है वो हमारे स्वास्थ्य शिक्षा या हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, ताकि हम पूर्ण स्वास्थ्य को हासिल कर सकें।
कंप्लीट हेल्थ को अटेन कर सकें, पॉजिटिव हेल्थ को अटेन कर सकें। और पॉजिटिव हेल्थ या कंप्लीट हेल्थ तीनों एस्पेक्ट से मिले हुए हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अब यदि हम आगे चलें इसी क्रम में, यदि हम अपनी बात को आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और उसके सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे चलें, तो हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा को देने के भी बड़े तरीके हैं, कई सारे अप्रोचेस हैं। और अच्छी चीज ये है कि कोई भी एक अप्रोच अपने में कंप्लीट अप्रोच नहीं माना जा सकता है। तीन मुख्य उद्देश्य हैं, तीन मुख्य अप्रोचेस हैं। ये तीनों अप्रोचेस हेल्थ एजुकेशन इंपार्ट करने में कॉम्बिनेशन में दी जाती है। किसी भी एक अप्रोच को यदि हम सोचें कि वो अपने में कंप्लीट अप्रोच है और हम एक अप्रोच अप्लाई करके पूरा हेल्थ एजुकेशन इंपार्ट कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। यानी तीन अप्रोचेस के बारे में हम आपसे अपनी बात साझा करते हैं और आप समझ पाएंगे कि ये तीनों ही अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है यदि हम हेल्थ एजुकेशन किसी को देना चाहते हैं। तो पहला अप्रोच है रेगुलेटरी अप्रोच या लेजिस्लेटिव अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच या जिसमें हम नियम लगाते हैं, रेगुलेशंस लगाते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, इसमें हम लोगों के ऊपर एक फॉर्मल रूल, रेगुलेशन, कंपल्शन अप्लाई करते हैं कि आपको ये चीज करना है क्योंकि ये आपके को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यदि आप इसे अपनी स्वेच्छा से करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसे अपनी स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सख्ती किया जा सकता है। अब ये सख्ती, ये रेगुलेशन, ये एनफोर्समेंट किसी भी तरह का हो सकता है, यहां तक कि आपको सजा भी दिया जा सकता है यदि आप ये बात नहीं माने तो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताएं, गाड़ी चलाते समय, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना। हेलमेट नहीं पहनेंगे, एक्सीडेंट होगा, नुकसान किसका? उस व्यक्ति का जो हेलमेट नहीं पहना है। लेकिन हेलमेट नहीं पहनने पे प्रशासन की तरफ से सख्ती किया जाता है और फाइन लगाया जाता है। हाँ, विडंबना यह है कि हम लोग कई बार इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि यदि हेलमेट नहीं पहनते हैं और एक्सीडेंट होता है और हेड इंजरी होता है तो सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का होता है तो ये उस व्यक्ति का होता है जिसने गाड़ी ड्राइव करते समय हेलमेट नहीं पहना। लेकिन प्रशासन क्योंकि इस पे सख्ती कर रही है और फाइन लगा रही है 100 रुपए 200 रुपए, इस डर से हम हेलमेट पहनते हैं। इस डर से नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा, इस डर से कि 200 रुपए फाइन लग जाएगा, 400 रुपए फाइन लग जाएगा। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे सरकार को यह समझ में आने लगा है कि शायद हम आप कई जगहों पे अपने ही स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, इसलिए सरकार ने इस तरीके के कुछ रेगुलेटरी या लेजिस्लेटिव अप्रोच हेल्थ एजुकेशन के अप्रोचेस में शामिल किया है। लेकिन ये भी बात सही है कि सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है हमें, गाड़ी ड्राइव करते समय हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है हमें, टू व्हीलर ड्राइव करते समय, लेकिन कई बार इस बात को उतना महत्व न देते हुए हम लापरवाही करते हैं। लेकिन क्या कंपल्सरी करने से हम आदत में हमारे शामिल हो जाता है? नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है कई बार। इसका मतलब कि रेगुलेटरी अप्रोच हेल्थ एजुकेशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दूसरा अप्रोच क्या किया गया? सर्विस अप्रोच। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि मान लीजिए सरकार ऐसा एक नियम ले आए कि घर घर में जहां पे भी टू व्हीलर हो सबको एक हेलमेट मुफ्त में दिया जाए, तो क्या आप हेलमेट पहनने लगेंगे? या हम लोग हेलमेट पहनने लगेंगे? या हम हेलमेट इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं कि हमारे पास हेलमेट नहीं है, या हम इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है हेलमेट खरीदने में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास हेलमेट है, हम सक्षम हैं हेलमेट खरीदने में, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं पहन पा रहे हैं। तो सर्विस अप्रोच एक इस सोच के साथ लाया गया था कि हेल्थ सर्विसेज को हम लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा दें, फ्री ऑफ कॉस्ट, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
सरकार पूरा खर्च वहन करे और लोगों को उनके दरवाजे तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं। लेकिन यह देखा गया कि इसके बावजूद भी लोग नहीं इस्तेमाल किए। जैसे खुले में शौच करना। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि खुले में शौच करना अपने में उस व्यक्ति के लिए भी बहुत हानिकारक है और पूरे मानव समाज के लिए, पूरे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए सरकार ने मुफ्त में या बहुत कम लागत के साथ शौचालय बनाने का मुहिम छेड़ा और जाने कितने क्षेत्रों में, जाने कितने गांवों में, जाने कितने जगहों पे मुफ्त में वाटर सील लैट्रिन्स बनवाए गए। लेकिन क्या उसका 100% यूज हो रहा है? क्या आपको लगता है कि खुले में शौच बिल्कुल बंद हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी तमाम ऐसे ODF विलेजेस, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि कई जगहों पे हम लोगों ने ऐसे एक इवैल्यूएशन के लिए रैंडमली गए और हम लोगों ने देखा कि जिन विलेजेस को ODF डिक्लेयर कर दिया गया है, उन जगहों पे भी कुछ जगहों पे हमें ये मिला कि ओपन डेफिकेशन चल रहा है, अभी भी खुले में शौच जाते हैं लोग। उनके तर्क अलग हैं, उनके कारण अलग हैं, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, कुछ लोगों के व्यवहार में इतना शामिल हो चुका है कि वो बंद कमरों में नहीं जा सकते हैं शौच, और बहुत सारे कारण हैं। कई जगहों पे पानी की सुविधा नहीं है, कई जगहों पे बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सर्विस अप्रोच बहुत फुल प्रूफ रहा, लेकिन कुछ जगहों पे वो सकारात्मक रूप से सफल रहा और कुछ जगहों पे वो असफल भी रहा। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे ये समझ में आया कि सर्विस अप्रोच भी हेल्थ एजुकेशन के लिए एक फुल प्रूफ अप्रोच नहीं है। कारण उसका ये समझ में आया कि फेल्ट नीड, जब तक हमें किसी चीज की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती है, तब तक उस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना जरूरत के यदि आप किसी को मुफ्त में भी कोई चीज दे देंगे तो शायद उसको वो 100% इस्तेमाल नहीं करने वाला है। लिहाजा सर्विस अप्रोच भी अपने में फुल प्रूफ अप्रोच नहीं हो पाया हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करने का। तब तीसरा अप्रोच आया हेल्थ एजुकेशन के लिए, जिसका नाम ही रखा गया हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। तो लोगों को स्वास्थ्य के से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के कई तरीके निकाले गए, जिसमें पहला रेगुलेटरी अप्रोच था, दूसरा आपका सर्विस अप्रोच था और तीसरा हेल्थ एजुकेशन अप्रोच आया। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच का एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एक तो ये कि इसमें किसी तरीके की बाध्यता नहीं है, हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, हम आपकी जरूरत को परखे बगैर, समझे बगैर आपको आपके घर के अंदर वो सुविधा भी नहीं डाल दे रहे हैं जो आपके ऊपर कई बार शायद एक अनचाही जरूरत को पूरा करने वाली स्थिति में लाता है आपको, बल्कि हम आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से, आप में डिमांड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यदि एक बार व्यक्ति उन चीजों की जरूरत को समझने लगेगा, जिसे हम फेल्ट नीड कहते हैं, यदि उन चीजों की जरूरतों को समझना शुरू करेगा तो शायद वो धीरे धीरे खुद डिमांड करेगा। यदि गांव के सभी लोग अपने आप इस चीज की जरूरत समझें कि हाँ शौचालय की जरूरत है और उनको परेशानी होती है, या ये वो समझने लगे हैं कि यदि खुले में शौच करेंगे तो वो, उनके परिवार के सदस्य, उनके आस पड़ोस और उनके गांव के लोग खतरे में पड़ सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो शायद वो खुद आगे आके बोले कि सरकार को हमें शौचालय बनवा के देना चाहिए या शौचालय बनवाने में हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जिस दिन ये स्थिति आएगी उस दिन वो उन शौचालयों का 100% इस्तेमाल करते। लेकिन ये तब होता जब हम पहले उनको एजुकेट करें, उनके अंदर डिमांड जनरेट करें और फिर उनके डिमांड के तहत उनको सर्विस प्रोवाइड करें या उनको सहयोग दें, चाहे आर्थिक
चाहे किसी और तरीके से। तो हेल्थ एजुकेशन अप्रोच बेसिकली लोगों को प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से जागरूक करना है, जो धीरे धीरे होगा, लेकिन जो बदलाव होगा वो परमानेंट होगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जानकारी में वृद्धि हुआ, लोगों के सोचने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, उनकी भावनाओं में परिवर्तन हुआ, तब उनके व्यवहार में परिवर्तन होने जा रहा है। तो हेल्थ एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के ये तीनों अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन में अब हम चलते हैं। अब जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो इन तीनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी है। हम रेगुलेटरी अप्रोच, जहां जरूरत होता है वहां रेगुलेटरी अप्रोच लगाते हैं, जहां जरूरत होता है वहां सर्विस अप्रोच लगाते हैं, जहां जरूरत होता है वहां हेल्थ एजुकेशन अप्रोच लगाते हैं, और कई बार जरूरत होता है तो हम तीनों का कॉम्बिनेशन अप्रोच लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए जो अप्रोचेस बताए गए हैं वो कॉम्बिनेशन अप्रोचेस बताए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपके पाठ्यक्रम में एक और अहम मुद्दा हमें चर्चा के लिए दिया गया, जिसमें है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत हैं, इसका यदि लिस्ट मैं आपसे साझा करने चलूं तो बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज है जो आप सब समझते होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर। हम कई बार कहते हैं डायबिटीज तो हमारे परिवार में था इसलिए हमारे में आया, हाइपरटेंशन तो हमारे दादा के परिवार में था, हमारे दादा दादी के तरफ था तो इसलिए आया। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स पहला फैक्टर है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है। तो दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिहेवियरल फैक्टर, हमारा अपना व्यवहार। नशा करने का आदत बिहेवियरल फैक्टर है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आ रहा है। यदि किसी को थ्रोट कैंसर होता है या किसी को लंग कैंसर होता है तो इसमें हमारा व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या हमारे बिहेवियरल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और रादर एनी अदर फैक्टर। कोई भी दूसरा फैक्टर उतना प्रभावी नहीं है जितना बिहेवियरल फैक्टर्स है। तो इस तरीके से साफ सफाई से संबंधित हमारा व्यवहार, खान पान से संबंधित हमारा व्यवहार, रहन सहन से संबंधित हमारा व्यवहार, हमारे आम दिनचर्या से संबंधित हमारा व्यवहार, तो हमारे बिहेवियरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के कंटेक्स्ट में। तो हमारा हेल्थ जो सेकेंड लेवल पे प्रभावित होता है वो होता है बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से। तीसरा फैक्टर जो बहुत अहम फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारा अपना आसपास का वातावरण कैसा है। हमारा यदि आसपास का वातावरण शुद्ध है, पर्याप्त हवा है, रोशनी है, धूप है, साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, पानी शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, हमारा इन्वायरमेंट यदि साफ है, शुद्ध है, तो वो हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यदि हमारा एनवायरनमेंट साफ शुद्ध नहीं है तो वो हमारे स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ये तीसरा फैक्टर है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। कई बार हमारे कल्चरल फैक्टर्स, कई बार हमारे सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कई बार हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब यदि हम तीनों का कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहें तो सोशल फैक्टर्स में आप देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारे अपने समाज में कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जो सोशल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हेल्थ को, जैसे व्रत रखना। महिलाएं व्रत रखती हैं, ठीक है, व्रत रखना खराब नहीं है, लेकिन लगातार व्रत रखना, निर्जल व्रत रखना, 24 घंटे 48 घंटे कंटिन्यूअसली व्रत रखना, फास्टिंग, हेल्थ को इफेक्ट करता है। आपकी मान्यताएं खराब नहीं है, हमारी संस्कृति बुरी नहीं है, लेकिन सोच समझ के विचार करके संतुलित तरीके से यदि हम अपने सोशल सामाजिक मान्यताओं को ग्रहण करें
तो हमारे स्वास्थ्य को असर नहीं करेगा। इसी तरीके से कुछ कल्चरल फैक्टर्स देखें। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी यदि आप देखेंगे तो आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं भी कहीं ना कहीं असर डाल रही हैं हमारे स्वास्थ्य पे। जैसे बच्चे के आंख में काजल लगाना। काजल जब तक हम घर में बनाते थे शुद्ध बनाते थे, अब हम बाहर से काजल खरीद के लाते हैं। वो कैसे बना हुआ है, किन केमिकल्स का यूज किया गया है, क्या चीजें उसमें डाली हुई हैं, हमें कुछ पता नहीं है। और हम बच्चे के आंख में उसको लगा रहे हैं, और जन्म से लगा रहे हैं, बचपन से लगा रहे हैं, बर्थ से लगा रहे हैं। कई जगहों पे ये कहीं ना कहीं बच्चे के आंख को नुकसान कर जाता है, हमेशा नहीं लेकिन कर सकता है, क्योंकि केमिकल्स मिले हुए हैं, प्योर नहीं है वो। तो इस तरीके के कल्चरल फैक्टर्स भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक, इसी तरीके से कल्चरल फैक्टर्स में आप देखेंगे कि हमारी, अब तो खैर बहुत लोग जागरूक हो गए हैं। आप देखिए पहले खीस, या जिसे हम कैलेस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के जन्म लेने के साथ जो गाढ़ा पीला दूध होता है, उसको मुख्य रूप से यदि आप मेडिकल साइंसेस के लैंग्वेज में कहें तो उसे हम पहला वैक्सीनेशन, पहला नेचुरल वैक्सीन मानते हैं। और हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे उसमें उस खीस को, गाढ़ा पीले दूध को निकाल के फेंक दिया जाता था, और 3 दिन बाद जो दूध आना शुरू होता था माँ के स्तन से, वही दूध दिया जाता था बच्चे को। जबकि वो जो 3 दिन का जो गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। और ये ईश्वरीय देन है, ईश्वर ने दिया है। बीमारियों से बचने के लिए एक नेचुरल वैक्सीन दिया है भगवान ने, उसी को निकाल के फेंक दिया जाता था। ये मान्यताएं, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ आज नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों में जानकारी बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये इस तरीके के कल्चरल प्रैक्टिसेस कम होने लगे हैं। लेकिन इस तरीके के कल्चरल प्रैक्टिसेस हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते रहे। इसी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम परचेज करने की कैपेसिटी रखते हैं तो शायद हम अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, साफ सफाई, स्वच्छता, अच्छा रहन सहन, अच्छा वातावरण, बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो यदि हम यदि सक्षम हैं, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है, हम अपने लिए अच्छा भोजन परचेज कर सकते हैं, हम अपने लिए अच्छा वातावरण की व्यवस्था कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी समझ रहे हैं, या हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं सुबह इस वक्तव्य में, इसमें हमने कहा शिक्षा। यदि कोई शिक्षित है तो उसके जागरूक और जानकार होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अशिक्षित है वो जागरूक नहीं होता है या जानकार नहीं होता है। जो अशिक्षित है वो भी कई बार बहुत जागरूक और जानकार होते हैं, लेकिन जो शिक्षित होते हैं उनके जागरूक और जानकार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। यदि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, डॉक्टर्स हैं, पर्याप्त हैं, निपुण हैं, स्किलफुल हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, सर्टिफाइड हैं, स्वास्थ्य से संबंधित रिसोर्सेज हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, गांव-गांव में हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दवाएं हैं, इंजेक्शन है, यदि ये सारी चीजें हैं तो हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है। यदि हेल्थ सिस्टम अच्छा है तो यदि कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ेगा तो हेल्थ सिस्टम क्योंकि अच्छा है तो अपने आप उसका स्वास्थ्य को गड़बड़ी हुई भी तो आसानी से उसको रिस्टोर किया जा सकेगा, जल्दी से उसको ठीक किया जा सकेगा और उसको उसकी यथास्थिति में वापस लाया जा सकेगा। लेकिन यदि हमारी हेल्थ सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो उसके ठीक होने की संभावना कम होती जाती है। नेक्स्ट है
हमारा साइंस कितना डेवलप्ड है, कितना विकसित है, कितना एडवांस है, हम बीमारियों को जल्दी पहचानने और उसका निवारण करने में कितने योग्य हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा कितना अच्छा है, और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट के क्रम में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है, वो है एज एंड जेंडर ऑफ द पॉपुलेशन। यदि हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का एज कंपोजिशन या जेंडर कंपोजिशन पे भी बहुत डिपेंड करता है स्वास्थ्य। जैसे यदि मान लीजिए ज्यादातर हमारा पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जीरेट्रिक पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन, तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी चीज है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा यदि एज कंपोजिशन हमारा हायर एज ज्यादा है तो। इसी तरीके से जेंडर, कुछ समस्याएं महिलाओं में ज्यादा होती हैं या देखी जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, और कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पुरुषों में देखी जाती हैं। क्योंकि चाइल्ड बर्थ इज रिलेटेड टू फीमेल्स, तो कुछ बर्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी फीमेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा कंपोजिशन पॉपुलेशन का एज और जेंडर के कंटेक्स्ट में कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है हमारे अपने कंट्री का स्वास्थ्य या हमारे अपने इंडिविजुअल का स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुख्य कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हम एक बार फिर से इसको दोहराना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उसमें पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक, दूसरा है बिहेवियरल फैक्टर्स, व्यवहार परक कारक, तीसरा है एनवायरमेंटल, प्राकृतिक, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक सांस्कृतिक और इकोनॉमिक यानी हमारी आर्थिक कारक। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का स्तर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, हमारा साइंस, विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी प्रौद्योगिकी व्यवस्था, हमारा इंफॉर्मेशन और हमारा कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था कैसी है, और हमारा एज और जेंडर कंपोजिशन कैसा है। तो इन सारे ही कारक हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यदि हम चलें तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में एक छोटा सा चर्चा का विषय रखा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में। तो यदि हम कई ऐसे रिसर्च हमने देखे जिसमें हमने देखा कि 80 to 85% बच्चों में 80% तक प्रॉब्लम कॉमनली जो होता है वो कफ, कोल्ड एंड ईयर इन्फेक्शन या तो होता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग होता है, और एलर्जीज होता है। तो कफ कोल्ड बहुत कॉमन है, बच्चे अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं, मौसम में चेंज होता है, सीजनल वेरिएशन के चलते सर्दी खांसी बहुत आम बात है। सर्दी खांसी होता है क्योंकि बच्चे खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, नाक साफ नहीं कर पाते हैं, अपने को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है। तो ये कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं। तो कफ, कोल्ड और उससे जुड़ा हुआ ईयर इन्फेक्शन पहला। दूसरा, डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग का मुख्य कारण क्या है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कई तरीके से हो सकता है, हाइजीन कॉम्प्रोमाइज है, पर्सनल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज है, किसी तरीके का फूड पॉइजनिंग हो गया, किसी तरीके का न पचने योग्य भोजन बच्चे के को मिल गया या बच्चा खा लिया, तो ये, या और फिर मौसम का बदलाव। तो डायरिया और वॉमिटिंग ये दूसरा मोस्ट कॉमनेस्ट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों में। और तीसरा है एलर्जी। एलर्जी भी बच्चों में कई बार बहुत कॉमन होता है, और एलर्जी के कारण भी बहुत होते हैं। कई बार किसी खाने के पदार्थ से हो जाता है, कई बार किसी कपड़े से हो जाता है, कई बार पॉलन से हो जाता है। मौसम बदलता है और किसी पेड़ से, किसी
कीड़े मकोड़े से, कहीं किसी सीड से, बीज से, कई बार वातावरण से, कई बार मौसम से एलर्जी होती है, कई बार धूल से, कई बार धूप से। तो इस तरीके के एलर्जीज भी कई बार बड़े कॉमन होते हैं बच्चों में। तो यदि बच्चों में देखा जाए तो जो कॉमनेस्ट 80 to 85% प्रॉब्लम कवर करता है वो कफ, कोल्ड, ईयर इन्फेक्शन, डायरिया एंड वॉमिटिंग, पेट झड़ना या पेट खराब होना, और वॉमिटिंग, उल्टी, तो उल्टी दस्त बहुत कॉमन है बच्चों में, और तीसरा है एलर्जी। तो ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो बच्चों में देखा गया है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार ब्रोंकाइटिस या चिकन पॉक्स या हेड लीस, बाल में जुएं हो जाना, मिजल्स काफ़ी कॉमन है, वायरल फीवर्स हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कई बार हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। तो वो अपने गुप्तांगों को क्योंकि उचित तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन होता है। इसी तरीके से आप वर्म इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, खाली पैर चलते हैं कई बार, तो जो हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है वो भी बच्चों में कई बार बहुत कॉमन होता है, और जिसकी वजह से बच्चे वेट गेन नहीं कर पाते हैं, खाना खाते हैं लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है, और वो दुबले रहते हैं इसलिए उनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, और यदि उनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसकी वजह से वो कई बार कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जिस पे थोड़ा सा हमें चर्चा करना था, जो शायद मुझे लगता है आप लोग को भी जानकारी होगा, लेकिन फिर भी यदि एक बार फिर से इस पे ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। इसके साथ ही एक और विषय जोड़ा गया है कि यदि ये समस्याएं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं तो उसके मॉनिटरिंग की कुछ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम समय समय पे इस बात को टेस्ट करते रहें, बच्चे के स्वास्थ्य को, और मॉनिटर करते रहें, देखते रहें, समझते रहें कि बच्चे का स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए बड़े ही कंक्रीट इंडिकेटर्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं यदि आप देखें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो वेट गेन और वेट लॉस। ये बात हमारे मेडिकल साइंसेस की किताबों में बहुत कंक्रीट लिखा हुआ है कि उम्र के साथ, हाइट के साथ एक स्पेसिफिक वेट गेन होना चाहिए, और उतना वेट गेन यदि होता है तो वो स्वस्थ है, यदि उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है तो वो दोनों ही माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में कंसीडर किया जाता है, जो दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहला चीज जो ये देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है या मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिग्निफिकेंट वेट गेन या वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट गेन बच्चा कर लिया हो या बहुत ज्यादा वेट लॉस कर दिया हो, तो ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है बच्चे के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। दूसरा इंडिकेटर होता है स्लीप प्रॉब्लम या चेंज इन बिहेवियर। बच्चा शांति से सो नहीं रहा है, बच्चा अपनी पूरी नींद नहीं ले रहा है, या बच्चा सोते समय डिस्टर्ब्ड है। साथ ही साथ बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ गया है। यदि बच्चे को जो जितनी नींद लेनी चाहिए पर्याप्त, यदि उतना नहीं ले रहा है तो ये बात आप निश्चित मानिए उसके व्यवहार में बदलाव हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्साएगा, नाराज होगा, बात बात पे वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये इस तरीके का व्यवहार में यदि बदलाव हो रहा है या उसका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है तो ये दूसरा इंडिकेटर है बच्चे के स्वास्थ्य को चेक करने के लिए। तीसरा इंडिकेटर है फीवर, हाई ग्रेड फीवर। बच्चों के कंटेक्स्ट में हाई ग्रेड फीवर 104 या 105 को नहीं कहते हैं, 102 से ऊपर यदि फीवर है बच्चे को तो ये थर्ड इंडिकेटर है कि बच्चे का हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं उसको परेशानी है। चाहे जरूर फीवर अपने में ही एक परेशानी है, यदि किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है तो फीवर तो इटसेल्फ एक सिम्टम है, लेकिन फीवर कई सारे दूसरे बीमारियों का भी एक सिम्टम है।
तो फीवर यदि किसी तरीके का आता है तो उसको खाली वायरल मान के छोड़ देना भी अपने में समझदारी नहीं होता है। रैशेस और स्किन इन्फेक्शन, फोर्थ इंडिकेटर मॉनिटर करने का बच्चे के स्वास्थ्य को है रैशेस और स्किन इन्फेक्शन। यदि बच्चे के शरीर में, उसके त्वचा में किसी भी तरीके के रैशेस दिखाई दे रहे हैं या किसी तरीके का स्किन इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो ये भी बच्चे के स्वास्थ्य को टेस्ट करने का चौथा इंडिकेटर है। पांचवा इंडिकेटर है गले का खराब होना, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट। भाई सर्दी हुआ, खांसी हुआ, 2-4 महीने में एक बार उस समय में गला खराब हुआ, ठीक, लेकिन यदि अक्सर बार बार हर कुछ दिन पे, हर 10-15 दिन पे यदि सोर थ्रोट या गले का खराश होना या गले का खराब होना दोहरा रहा है, पांचवा इंडिकेटर है। और जो अंतिम इंडिकेटर है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। बच्चा नॉर्मल सांस नहीं ले रहा है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या बच्चा बहुत जल्दी हाफ जा रहा है, या बच्चा बहुत जल्दी थक जा रहा है, या बच्चा सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है, परेशानी महसूस कर रहा है, तो ये छठा इंडिकेटर है जो मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स माना जाता है टू चेक द हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं। तो बच्चे के स्वास्थ्य को हर कुछ समय पे चेक करते रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के चलें। ठीक, अब यदि आगे हम बढ़ें आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप जो मुद्दे मुझे चर्चा के लिए दिए गए थे, तो एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और जो मुझे लगता है कि हम सभी को जानना चाहिए कि हमारे देश में स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका है क्या, किस लिए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया, किस लिए स्वास्थ्य केंद्रों पे सरकार इतना पैसा लगाती है और उसका मुख्य उद्देश्य एक आम जनता के लिए क्या है, या स्वास्थ्य केंद्रों की मुख्य भूमिका क्या है। तो हमें लगता है आप सभी लोग फर्स्ट एड के बारे में तो जानते होंगे कि यदि हमें कोई परेशानी होता है, तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को ये बताया गया था कि प्राथमिक उपचार के बारे में हम सबको पता होना चाहिए और प्राथमिक उपचार के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां हम सबको होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र बेसिकली वही फर्स्ट सेट ऑफ प्रोफेशनल केयर है। यदि कोई परेशानी हुई तो एक प्रोफेशनल केयर डॉक्टर के तरफ से स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा यदि व्यक्ति को सबसे पहले मुहैया कराया जाता है तो वो कहाँ पे कराया जाता है, वो है स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वास्थ्य केंद्र का जो सबसे अहम भूमिका है वो क्या है, आपको एक प्रोफेशनल मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, फर्स्ट हैंड, जैसे ही जरूरत पड़े सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्रों में जाके यदि वहां से आपको प्रोफेशनल डॉक्टर्स के द्वारा केयर मिलता है तो ये हमारा पहला भूमिका है स्वास्थ्य केंद्रों का। ठीक, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड कॉम्प्रहेंसिव केयर। भाई डॉक्टर देख भी ले, पर्चा भी लिख दे, दवा भी मिल जाए, और यदि किसी तरीके का टेस्ट कराना है, छोटे मोटे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी हो जाए। इसको हम कॉम्प्रहेंसिव केयर कहते हैं। एक ही जगह पे समुचित देखभाल, ये कॉम्प्रहेंसिव केयर है। कॉम्प्रहेंसिव केयर आपको 3 साल में एक बार मिले और उसके अलावा आप 4 बार गए, 4 बार आपको नहीं मिले, तो भी आपके लिए किसी इस्तेमाल का नहीं रह गया, वो किसी उपयोग का नहीं रह गया। यानी समुचित देखभाल और लगातार जब जब आपको जरूरत पड़े तब तब आपको ऐसा समुचित स्वास्थ्य देखभाल मिल जाए, ये दूसरी भूमिका है स्वास्थ्य केंद्रों की। तो पहली भूमिका है कि आपको एक प्रोफेशनल केयर मिल जाए, फर्स्ट स्टेप पे। दूसरा है इस तरीके का प्रोफेशनल कॉम्प्रहेंसिव केयर आपको कंटिन्यूअसली मिलता है। जब जब आपको जरूरत पड़े तब तब यदि आपको स्वास्थ्य केंद्रों पे एक कॉम्प्रहेंसिव केयर मिले तो आप उसे कहते हैं कि ये हमारी दूसरी भूमिका पूरी हो रही है स्वास्थ्य केंद्रों की। स्वास्थ्य केंद्रों की दूसरी भूमिका के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है और वो है सपोर्टिव सर्विस। सपोर्टिव सर्विस क्या होता है?
यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप अपनी परेशानियां, अपने सिम्टम डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर एक डायग्नोसिस बनाएगा, उन सिम्टम्स के बेसिस पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा और आपको दवा दे देगा। उस दवा से आपको फायदा होगा तो अच्छी बात है, नहीं फायदा होगा तो शायद आप दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि भाई हमें ये सुविधा न, हमें ये दवा काम नहीं कर रही है डॉक्टर साहब, लिहाजा मुझे कोई दूसरी दवा बताएं। ठीक, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र खाली यही काम नहीं करता है। स्वास्थ्य केंद्र का काम एक सपोर्टिव सर्विस देना भी है, जैसे हेल्थ एजुकेशन। आपको स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनाना, तो स्वास्थ्य केंद्रों में अलग अलग दिनों पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है और उन स्वास्थ्य केंद्रों पे आम जनता को भी इनवाइट किया जाता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल होता है, तो जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करिए, अपने आसपास के लोगों को बुलाइए और उनसे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के विषय में चर्चा करिए, बातचीत करिए, उनको बताइए, उनको ये बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और आप किन किन परेशानियों का निवारण उनका कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड एड्स डे, ऐसे तमाम डेज बनाए गए हैं। ये काम बेसिकली स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाता है। दूसरा ये सपोर्टिव सर्विस कहा जाता है, हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करने का। तो ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हम क्योंकि हेल्थ एजुकेशन के संबंधित आपसे कुछ चर्चा किए, तो हेल्थ एजुकेशन देना भी स्वास्थ्य केंद्र की एक भूमिका है। ठीक, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन यानी गाइडिंग इनटू एक्शन, आपके व्यवहार में बदलाव के लिए यदि किसी तरीके का सहयोग आप चाहते हैं तो ये भी स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका है, क्योंकि वहां पे ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, एएनएम्स होते हैं, आपके नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं। यदि आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप उनके साथ अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उनका इस मामले में उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि यदि फला परेशानियों के साथ कोई आए तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, या आप उसकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, या आप उसको कैसे सहयोग कर सकते हैं, या यदि आप उस स्थिति में नहीं हैं तो आप उनको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उन परेशानियों का निवारण किया जा सके। ठीक है, तो ये तीसरा उद्देश्य है या भूमिका है स्वास्थ्य केंद्रों का। और जो चौथा स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका है और जो बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हमारे पास पैसा है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, तो हम शायद बड़े बड़े पॉलीक्लिनिक्स, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके स्वास्थ्य की सुविधाएं ले लेंगे, बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, मोटा फीस दे सकते हैं, हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दोज वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी या पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो बड़े मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल्स में या बड़े पॉलीक्लिनिक्स में जाके अपने स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण कर सकें। ऐसे वल्नरेबल इंडिविजुअल और फैमिली को, ऐसे होमलेस पीपल्स को, इस तरीके के एग्रीकल्चरल वर्कर्स को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो वल्नरेबल हैं, ऐसे रेसिडेंट्स को जो पब्लिक हाउसेज में रह रहे हैं, या सीनियर सिटीजन्स को जो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं या जिनके पास सुविधा नहीं है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जाके अपने स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण ले पाने का, इन लोगों के लिए खास तौर से स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका बहुत बहुत अहम होती है। तो ये चौथा है भूमिका स्वास्थ्य केंद्रों का, जो बेसिकली एड्रेस करता है वल्नरेबल पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन को जो सुविधाओं से वंचित होते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी या परचेजिंग कैपेसिटी बहुत नहीं होती है। ऐसे लोगों को, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हों, चाहे किसान हों, चाहे पब्लिक हाउसेज में रहने वाले लोग हों, चाहे जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं वो हों, चाहे होमलेस हों जिनका घर बार नहीं है, चाहे ऐसे लोग हों जो बहुत वृद्ध हैं जिनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, या ऐसे लोग हों जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कहीं भी जाके, तो स्वास्थ्य केंद्रों पे उनको बहुत कम पैसे में या बहुत कम या मुफ्त में
इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी कॉम्प्रहेंसिव, एक ही जगह पे सब तरह की सुविधा, डॉक्टर भी उनका बीमारी के बारे में भी पता लगाते हैं, पर्चा भी लिखते हैं, दवा भी देते हैं, कोई जांच कराना होता है तो वो भी कराते हैं, और समय समय पे उनको बुला के ये देखते भी रहते हैं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं, और यदि सुधार नहीं हो रहा है तो फिर अपने इलाज में क्या बदलाव करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपका स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका में, ये 4 अहम भूमिकाएं आती है। ठीक, पल्स पोलियो कैंपेन इन इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो हम कुछ 1-2 कैंपेन आपसे साझा करना चाहेंगे, और वो साझा सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि हेल्थ एजुकेशन से जहां से हम बात शुरू की है वो हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर पोर्टफोलियो पे इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। पल्स पोलियो कैंपेन ऐसे तो एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब आप समझते होंगे टीकाकरण का प्रोग्राम था, जिसमें बेसिकली हम वैक्सीन नहीं देते हैं, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, लेकिन हम बच्चे को इम्यूनाइज कर देते हैं ताकि उसको पोलियो ना होने पाए। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बेसिकली 1995 में लॉन्च किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन में ये सोच था, ये संकल्प था कि पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो को हम अपने कंट्री से खत्म कर दें। और ये खत्म कैसे हो सकता था? यदि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए पोलियो के लिए, जितने भी बच्चे हैं। तो ये कैंपेन जो शुरू किया गया वो 1995 से 96 में किया गया, और आपको ये जान के खुशी होगा कि आज के तारीख में इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है पोलियो फ्री नेशन। तो ये चीज कैसे संभव हुई? तीनों अप्रोचेस से संभव हुई। तीनों अप्रोचेस नहीं कहना चाहिए शायद, यदि हम कहें तो सर्विस अप्रोच, आपको पता है कि पोलियो बूथ्स लगाए जाते हैं। पोलियो का दिन जिस दिन है पोलियो के दवा पिलाने का, उस दिन तो बूथ पे आप जाके दवा पिला सकते थे, और जब पोलियो का बूथ का दिन खत्म हो गया बूथ पे दवा पिलाने का, तो घर घर जाके हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो बच्चे को पूछते थे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं छोटे 5 साल से, और उनको वो जीवन के 2 बूंद पोलियो के पिलाते थे ताकि बच्चा पोलियो से इम्यूनाइज हो जाए। आज के तारीख में वो सर्विस अप्रोच है, और ये हेल्थ एजुकेशन अप्रोच था, जिसमें पहले से ही ये बताया जाता था कि पल्स पोलियो का दिन ये आने वाला है, इस फला तारीख को आप फला जगहों पे बूथ लगेगा, आप अपने बच्चे को जो आपके घर में 5 साल से कम उम्र के हैं उनको लेके आएं, और जीवन के 2 बूंद पल्स पोलियो से बचाने के लिए अपने बच्चे को दें। अच्छी चीज ये हुई कि पॉलिटिकल वेटेज मिला इस प्रोग्राम को, और क्योंकि पॉलिटिकल वेटेज इस प्रोग्राम को मिला पल्स पोलियो के, और पॉलिटिकल अटेंशन मिला इस प्रोग्राम को, और बहुत सरकार ने सहयोग किया हर तरीके से, हर जगह पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्थ वी ऑल नो कि हेल्थ इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, लेकिन सेंट्रल ने हर जगह से हर तरीके से मदद किया स्टेट को पोलियो को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, और इसी का नतीजा है कि आज हमारी कंट्री पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, इसी तरीके से यदि एक दूसरा प्रोग्राम हम आपसे साझा करें, ये भी बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था गवर्नमेंट का और है, दैट इज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए भी एक प्रोग्राम स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया 1992 में, जिसका नाम दिया गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP, जो 1992 में इंप्लीमेंट किया गया, और इसको भी एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम की तरह इंप्लीमेंट किया गया। कॉम्प्रहेंसिव मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल, यदि हम आपके साथ इसके कंसेप्ट साझा करें तो प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी होने से पहले बचाव करना, और कंट्रोल का मतलब होता है यदि बीमारी हो गया तो अब उसका निवारण या निस्तारण कैसे करें। तो बेसिकली हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में इन दोनों आयामों को साथ में लेके चलते हैं, जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम कहते हैं, प्रिवेंशन एज वेल एज कंट्रोल।
यदि हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आपसे चर्चा करें तो इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आप फिर से एडमायर करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हमें बात करना बेहद जरूरी था, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो प्रिवेंशन सर्विसेज जो NACP में चलाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में चलाया गया, उसमें पहली चीज थी अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को जागरूक करना कि ये बीमारी है क्या, होती कैसे है और फैलती कैसे है, ताकि लोगों के वहम खत्म हो जाए, लोगों की जानकारी में जो कमी था वो दूर हो जाए, लोगों के अंदर जो बीमारी को लेके स्टिग्मा था वो खत्म हो जाए। यदि किसी को एड्स है तो उसके साथ बैठने से, चाय पीने से, नाश्ता करने से, उसका तौलिया और कपड़ा इस्तेमाल करने से हमें एड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात समझना जरूरी था और ये बात समझाना जरूरी था, इसलिए अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम सबसे पहले प्रिवेंशन सर्विसेज का मूल मंत्र था NACP में। दूसरा था कॉन्डोम प्रमोशन। कॉन्डोम प्रमोशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसलिए कि यदि किसी तरीके का इंटरैक्शन हो, चाहे अनचाहे, तो कम से कम आप कॉन्डोम से प्रिवेंट कर सकते हैं, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल कॉन्डोम्स। तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। माँ बाप से, माँ से, खासतौर से बच्चे को एड्स ना ट्रांसफर हो सके, इसके लिए प्रिवेंशन लेना, पहले से सावधानी लेना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था NACP में, तीसरा पॉइंट था जो प्रिवेंशन सर्विसेज में आया। चौथा था इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज। काउंसलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते थे, अभी भी कंट्री में ये स्थिति है हमारे यहाँ कि लोग टेस्ट करा भी लेते हैं तो दवा नहीं लेते हैं, और यदि टेस्ट करा लेते हैं, पॉजिटिव आता है तो वो डिक्लेयर नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो HIV पॉजिटिव है लेकिन शायद दवा लें तो वो एड्स में कन्वर्ट ना हो पाए, लेकिन क्योंकि वो HIV पॉजिटिव आते ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल स्टिग्मा है, या स्टिग्मा लोडिंग HIV एड्स में इतना हाई है कि वो अपने आप उसको सोशली डिक्लेयर करने से डर जाते हैं। सोशल डिक्लेरेशन नहीं भी करें, वो अपने लेवल पे इलाज करा लें तो भी बात बन जाएगी, लेकिन कई बार इसमें भी दिक्कत वो महसूस करते हैं और विड्रॉ कर जाते हैं, नहीं कराते हैं, तब वो फाइनली परेशानी में पड़ जाते हैं। लास्ट है प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन एंड एक्सेस टू सेफ ब्लड। ब्लड डोनेशन यदि वॉलेंट्री है तो पूरी सावधानी के साथ होगा। तो ब्लड डोनेशन हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए ताकि सावधानी ली जा सके और सावधानी के महत्व को समझा जा सके, और सेफ ब्लड एक्सेस होना चाहिए। यदि हम किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, हमें ब्लड का जरूरत है, तो जो ब्लड हम ले रहे हैं, जो ब्लड हम एक्सेस कर रहे हैं, वो टेस्टेड होना चाहिए। उसका ऐसे ही ब्लड का को लेना चाहिए जो टेस्टेड हो, जो सेफ हो। ठीक, तो ये प्रिवेंशन सर्विसेज है। और दूसरा जो कॉम्प्रहेंसिव केयर था वो सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज के लिए था, कि यदि पॉजिटिव होते हैं HIV तो वो अपने आप को डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करने के बाद उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ताकि एड्स में कन्वर्ट ना होने पाए। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो NACP में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1992 में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, और आप देखेंगे कि इसमें भी जो पहली शुरुआत की गई वो बेसिकली अवेयरनेस जनरेशन से की गई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस चीज़ में भी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपने पूरे वक्तव्य के दौरान मैं आपसे कई मुद्दों पे चर्चा की। मैं आपको ये बताई कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, उसका महत्व क्या है, क्या अप्रोचेस हैं, किन तरीकों से हम स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। हम लोग ये भी बात किए कि बच्चों में खास तौर से किस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, और यदि होता है तो उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। हम आपसे ये भी बात किए कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका क्या है, और वो भूमिकाएं हमारा जानना क्यों इम्पोर्टेंट है,
और हमने आपसे एक दो प्रोग्राम के भी बारे में चर्चा की है हम आपसे, कि भाई जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम बड़ा ही एम्बिशियस और बहुत ही पॉलिटिकल अटेंशन का प्रोग्राम था, इसलिए हम खास तौर से आपसे पल्स पोलियो प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ हमारी ये चर्चा इन मुद्दों पे, इन विषयों पे, मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी बात आप तक पहुंचा पाई होंगी और शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे वो शायद, मुझे लगता है कि मेरी चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे। और मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे इस इंटरैक्शन में हिस्सेदारी किए, हमारी बात को ध्यान से सुने, अपना समय दिए, और मैं समझती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ और अब आपसे अनुमति लूँगी कि मैं इस लेक्चर को, अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहती हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहती हूँ और एक बार आप इन बातों पे फिर से दोबारा गौर करिएगा और ध्यान से सोचिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका रिवीजन भी होगा और शायद आप इनको बेहतर तरीके से अपने आत्मसात भी कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।